हेलो एवरीवन। आज होपफुली एसी का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था कि आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि है क्या। ये अपना एक मैथमेटिकल यहाँ पर अपना ये चैप्टर है, बेसिकली टॉपिक है। तो नीट के स्टूडेंट्स को ये सब याद रखना है कि ऐसा होता है ना। मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी ऐसा याद कराया गया होगा ना। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पर इसका सिंबल भी अपना 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 z होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या होता है, z होता है। इसलिए अब तुम रिलेट कर सकते हो कि इंपेडेंस का सिंबल z कहाँ से आया है ना, इंपेडेंस का सिंबल z कहाँ से आया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z is represented as, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b। ये है मेरा आयोटा है ना। ये डिफाइंड कैसे है, तो ये डिफाइंड है रूट ओवर -1। रूट ओवर -1 को बोलते हैं आयोटा। अच्छा, लेकिन इसको आयोटा बोल रहे हैं, इसका सिंबल मैंने यहाँ पे j लिया है। ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में इसका सिंबल हम आई ही लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में आई सिंबल तुम्हारा करंट के लिए यूज हो जाता है। इसलिए फिजिक्स में आयोटा को किससे रिप्रेजेंट करना है, जे से रिप्रेजेंट करना है ना। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा होता है a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा मतलब कि यहाँ पे j लिया है मैंने, तो j b, जहां पर here a is the रियल पार्ट। a मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। और b होता है इमेजिनरी पार्ट। b इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो a मेरा यहाँ पर रियल पार्ट होता है और b मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। पहली चीज ये, ठीक है, पहली चीज ये हमें ध्यान रखनी है। ओके, ये समझ में आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड चीज पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग आते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, जैसे मेरा एक्सवाई प्लेन होता है ना, वैसे ही मैथ्स में कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन किया है ना। ये तुम्हारी रियल एक्सिस होती है, लेकिन तुम सबको आसान करने के लिए ना इसको मैं एक्स ही मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ऐसे अपने मन में ये, पर इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। और दूसरी एक्सिस होती है मेरी इमेजिनरी एक्सिस। क्या होती है तुम्हारी, इमेजिनरी एक्सिस होती है ना। पर आसान करने के लिए इसको मैं वाई एक्सिस ही मान लेता हूँ। तो फिर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, तो हम रियल पार्ट उसको रियल एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस में, बेसिकली वाई एक्सिस में। तो नहीं, जैसे हम लोग वेक्टर्स को ट्रीट करते हैं यहाँ पे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रीटमेंट डिफाइंड है। तो ये मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना, ये z। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में z मेरा यहाँ डिफाइंड है ऐसे। तो z कैसे डिफाइंड है, a प्लस आयोटा b, ऐसा डिफाइंड है ना। ठीक है, पहली चीज। तो अब मैं पूछूं कि इस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वाले z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसको मॉड ऑफ z, ये कैसे डिफाइंड है, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये b है तो ये भी b होगा, ये a है तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे डिफाइंड है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है। वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कि रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई ना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो आगे यहाँ क्लियर हो गई सबको। अब यहाँ पर एक तुम्हारी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है,
कि अगर मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा डिफाइन करूँ, थीटा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन करते थे, एंगल डिफाइन यहाँ थीटा डिफाइन किया, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने ये z लिखा है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? कि मॉड ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपल सा है। a को बोल सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ z cos थीटा, नहीं इसका कंपोनेंट। अब जैसे हम लोग कंपोनेंट करते हैं वेक्टर्स का, तुम एकदम वैसे ही सोच सकते हो, एकदम वैसे ही सोच सकते हो, है ना, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, वैसे ही तुम्हें सोचना है। और ये इसका b क्या होगा? तो मॉड ऑफ z sin थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आयोटा का सिंबल तो मुझे j लिखना है, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और है, क्या एक चीज है, ये वो भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ऑल्सो cos ऑफ थीटा प्लस j sin थीटा, इसको हम e की पावर j थीटा के फॉर्मूले में लिख सकते हैं ना, ये भी, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यूलर्स आइडेंटिटी, है ना। इसका डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, तुम्हें ये डायरेक्टली याद रखना है, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई रियल पार्ट है अपना cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट है अपना sin थीटा। ओके, ये ध्यान रखना है, रियल पार्ट क्या है अपना cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा कितना है sin थीटा है, तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली सबको यार ये सब चीजें यहाँ पे याद रहेंगी, तो ये हमें याद रखना है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ये मॉड ऑफ z इनटू e की पावर j थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस पूरी ये टर्म को लिख देंगे e की पावर j थीटा, एकदम वेक्टर्स के जैसा ही चल रहा है, बस यहाँ पर हमने नाम चेंज कर दिया, x एक्सिस को बस मैं रियल एक्सिस बोल रहा हूँ, y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं ना। बिल्कुल भी ज्यादा यहाँ नहीं सोचना है ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल में तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। फिर आते हैं हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z, ये लिखा है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z, तो इसको हम लोग z ये डैश से शो करते हैं, और ये होता है a माइनस आयोटा b, ये क्या होता है? a माइनस आयोटा b, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ओके, तो इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे मैं बताता हूं। अब यहां पर हम कॉन्जुगेट अब क्यों डिफाइन कर रहे हैं वो देख लेते हैं, ये पार्ट में रब कर देता हूं। if we have to find real and imaginary part of 1 by z, अगर मुझे 1 by z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट, है ना। अब यहाँ पर हम कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, ये मेथड हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन है 1 by z, 1 by z मतलब कि a प्लस आयोटा b। अब कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बता, तो तुम ये नहीं बता सकते ना। ये देखो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे डिमार्केशन है कि अगर ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ समथिंग प्लस
आयोटा इंटू समथिंग। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ऐसा डिफाइंड है, ठीक है, ऐसा डिफाइंड है, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ अब नहीं दिख रहा है कि ये अपॉन में पहुंच गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इससे होगा क्या, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस आयोटा b, नीचे क्या होगा, तो नीचे देखो यहाँ पर a माइनस ये b का फॉर्मूला, ये देखो ये है a प्लस आयोटा b, ये है a माइनस आयोटा b, इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पे सबको एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सिंपल अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये सबको पता है। तो उसी लॉजिक से a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर। इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखते हैं। तो ये होगा a माइनस आयोटा बी, ऊपर नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट ओवर -1, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1, ठीक है, ये समझ में आया ना। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये ऊपर आएगा a माइनस आयोटा b अपॉन ये लगा a स्क्वायर माइनस -1 इंटू बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लगेगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इस टर्म को देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पर रियल पार्ट है, इसमें कहीं आयोटा आ नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसको मैं ऐसे ऐसे अलग अलग कर सकता हूँ। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज अवर रियल पार्ट, ये मेरा रियल पार्ट है, एंड दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट, ये मेरा कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। आया समझ में। तो इसलिए हम कॉन्जुगेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट लगा कर देता हूं। ओके, तो अब यहां पर एक चीज और सीखते हैं कि अगर मुझे 1 अपॉन आयोटा दिया है तो उसको मुझे अगर ऊपर लेके आना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ऐसे कर देंगे पहले, और ऊपर बचेगा आयोटा, नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, है ना। प्रूफ किया मैंने, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ -1 पुट कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये और ध्यान रखना है कि 1 अपॉन आयोटा मतलब कि j 1 अपॉन j इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा -j के इक्वल, ये और हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अब फिजिक्स में क्या यूज है, फिजिक्स में यहाँ पे क्या यूज है, तो फिजिक्स में ये यूज है कि मैंने जो बताया था कि अब मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूं। तो पहले मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं फिजिक्स में क्या यूज है। तो जैसे यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा है, तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं, इसका रेजिस्टेंस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा वैल्यू r प्लस आयोटा 0, क्योंकि एक रेजिस्टर जो है वो रियल रेजिस्टेंस है मेरे लिए। क्या ध्यान रखना है फिजिक्स में, एसी सर्किट में, एसी सर्किट की बात कर रहा हूं ना, एक एसी सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूं। फिजिक्स में जो ये यहाँ रजिस्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो रियल होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ये अपना ZR जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होगा R के इक्वल। और मैं पूछूं कि इसका यहाँ पर जैसे मॉड ऑफ ZR कितना होगा, तो वो भी R ही रहेगा इस केस में, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना कि अब से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में अगर चीजें करना है, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे Z लिख रहा हूँ तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं ऐसे मॉड वर्ड यूज करूंगा। लेकिन फेजर में ध्यान दो, मैंने सिंपल सा डायरेक्टली यही सिंबल यूज किया था, लेकिन वो सिंबल हमें क्या बता रहा है, वो सिंबल हमें इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो ध्यान रखना है हमें, है ना। इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन मैंने मॉड वर्ड वहां यूज नहीं किया है, क्योंकि वहां पर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। तो वहां पर तो डायरेक्टली क्या आता है, फेजर्स में डायरेक्टली आंसर किसमें आता है, डायरेक्टली आंसर तुम्हारा मैग्नीट्यूड में आता है। ध्यान से देखते हैं हम, जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, तो कैपेसिटर का
पहले मैं इंडक्टर की बात कर लेता हूं। इंडक्टर का ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सोर्स की। तो इंडक्टर के लिए जो इसका इंपेडेंस है ना वो ऐसे डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। इंडक्टर की जो इंपेडेंस यहाँ पर इंपेडेंस है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बेसिकली जो इंपेडेंस है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे डिफाइंड है। तो मैंने क्या बोला था कि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी होता है तो आयोटा इंटू एक्सएल ऐसे। तो ये तुम्हारा, तो इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है ना, तो उसको हम लोग लिखना चाहें अगर रियलिटी में तुम ऐसे बोल सकते हो 0 प्लस आयोटा इंटू एक्सएल। तो ये वही हो गया, तो आयोटा इंटू ओमेगा एल ऐसे। ये समझ में आएगा? ठीक है, ऐसे हो गया तुम्हारा, ये ऐसे निकल के आता है। अब कैपेसिटर का वही तुम्हारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब तुमने सोर्स की ओमेगा लिया, तो क्या अच्छा इसका कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका इंपेडेंस तो तुम्हारा ओमेगा है, जो कि बेसिकली क्या है एक्सएल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अगर मुझे कैपेसिटर का इंपेडेंस लिखना है, कैपेसिटर का इंपेडेंस लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो वो तुम्हारा क्या आता है, वो तुम्हारा आता है 0 माइनस आयोटा इंटू एक्स, ये आता है निकल के ना, यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, ये तो बोल सकते हो माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। तो माइनस आयोटा को हम लोग 1 अपॉन आयोटा भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में अगर ऐसे भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है ना, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ये समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों एक ही टर्म है। और इसका अगर मुझे निकालना हो कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम्हारा होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। यही तो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो तुम एक्स सी। तो ये है यहाँ पर फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज, कि हम जो सर्किट का जो इंपेडेंस है, जो अलग अलग यहाँ पर बेसिकली कंपोनेंट्स है, उनके इंपेडेंस ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग इंपेडेंस। ओके, तो इससे अब फायदा क्या होता है सिंपल सा, कि अब तुम यहाँ पर जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था ना, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था ना, वही तुम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो तुम कॉन्सेप्ट इंप्लॉय कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिफाइन करने से, कि हमने जैसे यहाँ पर चैप्टर 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का फॉर्मूला सीखा था, वो फॉर्मूला एम्प्लॉय कर सकते हो। मतलब कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुमसे सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है ना, इंडक्टेंस और या रेजिस्टेंस ये है, इसको मैंने सीरीज में अब कनेक्ट कर रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना, इसी सोर्स की। कोई पूछे कि इसका इसका या सर्किट का टोटल इंपीडेंस बताओ, टोटल इंपीडेंस बताओ, तो तुम अब बोल सकते हो कि इसका जो टोटल इंपीडेंस होगा, तो ये दोनों सीरीज में, तो इंडक्टर का इंपीडेंस हो गया ZL, रेजिस्टर का इंपीडेंस हो गया यहाँ ZR, तो तुम बोल सकते हो कि ZR प्लस ZL डायरेक्टली ऐसे। लेकिन ये सब तुम्हारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब यहाँ पे डेटा पुट करता हूँ तो टोटल इंपीडेंस आ जाएगा तुम्हारा ZR मतलब कि R प्लस ZL मतलब कि आयोटा इंटू ओमेगा एल। ये आया तुम्हारा, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा तुम्हारा √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो कि फेजर से मुझे ये चीज डायरेक्टली मिली थी, है ना, फेजर से, लेकिन फेजर से हमने क्या प्रोसेस इंप्लॉय किया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर से देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अगर तुम्हें इतना पार्ट तुम्हें पता है तो डायरेक्टली तुम ये आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि जैसे ये LCR यहाँ सीरीज सर्किट है ना, इस सर्किट का टोटल इंपेडेंस बताना है ना, टोटल इंपेडेंस बताना है इसका बताना है कि टोटल इंपेडेंस क्या होगा, और उस इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है, और उसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो वो अब नहीं, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में करते हैं कि अगर यहाँ पर 3 यहाँ रेजिस्टेंसेस है सीरीज में है, तो सबकी वाली R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एकदम वैसे ही करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमें
ये फायदा दे देता है कि हमें यहाँ पर सिंपल सा जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीखा है ना वो हम लोग इंप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये फायदा दे देता है हमें। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि इंपेडेंस ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो R है, तुम्हारा इंडक्टर का तुम्हारा आयोटा इंटू एक्सएल है, और कैपेसिटर का तुम्हारा माइनस आयोटा इंटू एक्सी है। सो Z विल बी इक्वल टू ZR प्लस ZL प्लस ZC। सीरीज में है तो इसलिए तीनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R प्लस आयोटा इंटू एक्सएल प्लस माइनस आयोटा इंटू एक्सी, ये हो जाएगा। इसको बस हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो Z हो जाएगा R प्लस, देखो इन दोनों से आयोटा को यहाँ कॉमन ले लिया तो एक्सएल माइनस एक्सी, ऐसा आ गया। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, सिंपल सा ये सर्किट का यहाँ पे, और इसलिए तो ये पार्ट तुम्हारा जीरो हो सकता है। देखो यहाँ पर अब फिजिक्स में इसको हम इमेजिनरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन वाले कंपोनेंट्स के जो रेजिस्टेंस है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। सोर्स की किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो सकते हैं ना, इसलिए हम लोग फिजिक्स में इसको क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे निकालना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ध्यान दो क्या फेजर से हमने यही इंपेडेंस निकाला था, क्या याद है सबको, यही इंपेडेंस निकाला था हमने फेजर से। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसी सर्किट का इंपेडेंस निकालना आसान होता है। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने सीखा उसकी हेल्प से एसी सर्किट का इंपेडेंस निकालना आसान होता है। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें इनफैक्ट एलसीआर है ना पैरेलल सर्किट का भी निकालता हूँ, इसको नोट में कर ले से, फिर एलसीआर पैरेलल सर्किट की बात करता है। देखो कुछ और सर्किट्स का देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, होपफुली सबको ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए जरूरी है ना, सारे नीट के स्टूडेंट्स, जेईई के स्टूडेंट्स, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड में मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरा एलसीआर सीरीज का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि जहां से तुम्हें फील होगा कि ये ZL ZC ZL आया कहां से, वो नहीं जरूरी है, किसी के लिए भी जरूरी नहीं है वो सिर्फ मैं ऐसे ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए पूरा बताऊंगा ना, उसमें काफी टाइम भी लगेगा। ये जो बता रहा हूँ ये सब कुछ बहुत ही जरूरी चीज है। देखो चलो एक और सर्किट यहाँ ले लेते हैं, ये मैं सर्किट ले रहा हूं ऐसा कुछ, ध्यान से देखते हैं। ऐसा कुछ सर्किट ले रहा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें ओमेगा दी है, किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो इसका जैसे मुझे इंपेडेंस बताना है, इंपेडेंस आ गया तो उसका तुम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा हो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए होता है, सो दैट कि हम लोग आरएमएस और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखना ओम्स लॉ मेरा ऐसे होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z का मैग्नीट्यूड। ये अगर रियल पार्ट है तो ये भी यहाँ पर नहीं, ये बेसिकली तुम्हारा वही लकी तुम्हारा बेसिकली वही नॉर्मल करंट है, नॉर्मल वोल्टेज है, तो यहाँ पर नॉर्मल इंपेडेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करंट होगी, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज होगा, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे मॉड ऑफ Z चाहिए होता है, यहाँ पे Z नहीं, यहाँ पे मॉड ऑफ Z आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म से लिख रहे हैं। और अगर IRMS के फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला ये बन जाएगा ना, IRMS के फॉर्म में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है ना। तुम इसको इंस्टेंटेनियस के लिए भी लिख सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारा हमेशा मॉड ऑफ Z आएगा। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिलेट करना है वो भी कर सकते हो, पर वहां पर तुम्हारा क्या आएगा, मॉड ऑफ
जेड आएगा, ये बात ध्यान रखनी है मैंने, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स करंट और कॉम्प्लेक्स वोल्टेज यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसको जैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, तो मैंने क्या बोला है, मैंने सिंपल सा ये बोला है कि यहाँ पर अगर तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे किसकी, कि भाई इम्पिडेंस ऑफ जो कैपेसिटर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो होता है माइनस आयोटा एक्सी, इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है वो होता है आयोटा एक्सएल, इम्पिडेंस ऑफ रेजिस्टर क्या होता है वो होता है आर। तो ऐसे लिखोगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि C एंड L आर इन पैरेलल, है ना, नहीं जैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में एकदम ऐसे, तो ZC एंड ZL ये दोनों अब यहाँ पैरेलल में, तो मान लेते हैं कि इनका इफेक्टिव कितना है, लेट देयर इफेक्टिव भी ऐसे हमने ऐसे Z1 मान लिया ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1/Z1 विल बी इक्वल टू 1/ZC प्लस 1/ZL, ऐसे करना है ना, सिंपल सा। देखो यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जैसा ऐड कर सकते हो बिना कोई लोड लिए। ZC लिख देंगे माइनस आयोटा इंटू एक्सी प्लस इसको लिख देंगे आयोटा इंटू एक्सएल, ओके। तो तुम्हें बस उसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आयोटा इंटू एक्सएल माइनस आयोटा इंटू एक्सी अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्सी इंटू एक्सएल। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, वो होता है यहाँ पर ये -1, पता है हमें आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की मैं देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, सो 1/Z1 विल बी इक्वल टू, ऊपर तो आयोटा कॉमन लिया तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या रहेगा तुम्हारा -1 है तो -1 प्लस, तो सिंपल सा एक्सी इंटू एक्सएल। तो फ्रॉम हियर Z1 कितना आएगा, तो वो होगा तुम्हारा एक्सी इंटू एक्सएल अपॉन आयोटा एक्सएल माइनस एक्सी। अच्छा ध्यान से सुनो, कोई पूछे कि इसका यहाँ रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो तुम ऐसे बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब नीचे रियल पार्ट है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखो सिंपल से यही कर देता हूँ डायरेक्टली यार, है ना, मैं यहाँ पे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है यहाँ पे -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो -1 को अंदर भेज देंगे तो नीचे बचेगा तुम्हारा एक्सी माइनस एक्सएल और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आयोटा इंटू एक्सी इंटू एक्सएल। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है वो भी तुम्हारा इमेजिनरी आया है। ये देखो पूरा इमेजिनरी है ना, क्योंकि आयोटा इंटू समथिंग, तो ये पूरा तुम्हारा कैसा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आ गया तुम्हारा सिंपल सा ना। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी कोशिश क्या रहेगी, आयोटा का जो टर्म है वो ऊपर आए, न्यूमरेटर में आए, डिनोमिनेटर में ना आए, है ना, ये रूल है अपना। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चाहते हैं, सो दैट कि हमारे पास प्रॉपर एकदम डिमार्केशन हो कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इजीली बता पाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये Z1 को एंड ZR को सीरीज में कंबाइन करेंगे। अगर इन दोनों को इफेक्टिव मैंने Z1 निकाल दिया और ये अपना यहाँ पे ZR, तो देखो Z1 और ZR सीरीज में, तो फिर टोटल इंपेडेंस क्या होगा, अब मैं टोटल इंपेडेंस निकाल रहा हूँ। देयरफॉर टोटल इंपेडेंस, जिसका सिंबल मैंने Z दे रखा है, Z will be equal to Z1 plus ZR, ओके। तो Z आ जाएगा भाई, तो ZR तो प्लस R है और प्लस ये Z1 कितना है, तो आयोटा इंटू एक्सी इंटू एक्सएल अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये आ गया इसका टोटल इंपेडेंस। कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या टेंशन है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कैसे, ये मेरा आंसर है आंसर।
नोट करते हैं इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऐसे ही और भी केसेस कर लेते हैं सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग वही प्रॉपर हो जाए और टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर चलो मैं एलसीआर पैरेलल का दिखाता हूँ करके ना। याद है तुम लोग को मैंने एलसीआर पैरेलल सर्किट को सॉल्व किया था, किसके हेल्प से सॉल्व किया था मैंने, फिगर की हेल्प से। तो देखो इन सबको फिगर की हेल्प से सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, टीडियस जॉब हो जाता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब लगता है कि सर हम फेज कैसे निकालेंगे, फेज है ना, मुझे फेज का डिफरेंस निकालना है कि करंट और वोल्टेज में क्या होगा, वो भी मैं सिखा देता हूँ। ये मैं प्रॉब्लम पार्ट रब कर देता हूँ, वो भी सिखा देता हूँ। तो वो कैसे होगा कि एक बार जब मैंने यहाँ पर ये इंपेडेंस निकाली है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो मैं इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन में तुम बोलोगे कि भाई रियल पार्ट ये रहेगा और यहाँ पे देखो यहाँ पर ये मेरा प्लस लिखा है, प्लस आयोडा लिखा है, तो इमेजिनरी पार्ट में तुम्हारा ये पॉजिटिव एक्सिस की ओर ये रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हारी ये जो लिखी है ऐसे बड़ी सी वैल्यू, ठीक है, ऐसे बड़ी सी वैल्यू लिखी है। ये इसको कुछ आसान सा सिंबल दे दूं पर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि वो सिंबल कहाँ से गया है। तो ये पूरी बड़ी सी वैल्यू ये वैल्यू है ना ऐसे। तो z कैसा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा z, ठीक है, ये z है तुम्हारा। तो ये जो होता है ये होता है तुम्हारा फेज, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा फेज है। तो अब यहां से एकदम फेजर के जैसा हो गया, ये फेज है, ये तुम्हारा किसके बीच फेज है, v और i के बीच, किसके बीच का फेज है तुम्हारा, ये v और i के बीच का फेज है तुम्हारा, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आएगा। तो बस यही ध्यान रखना है तुम्हें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब लोग इससे कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करना है तो तुम्हें यहाँ पे ये tan phi निकालना है। tan phi कितना होगा, तो tan phi होगा xc इंटू एक्सएल अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल होल अपॉन आर। तो इसको तुम अरेंज भी कर सकते हो चाहे तो हो जाएगा एक्सी इंटू एक्सएल अपॉन आर इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, ओके। तुम्हें इसमें अगर पावर फैक्टर भी निकालना हो तो तुम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो। ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो तुम्हें ये साइड भी वो पता ही है तुम्हारा, ये साइड अपनी मॉड ऑफ जेड है, तो पावर फैक्टर तुम्हारा क्या होगा, आर अपॉन मॉड ऑफ जेड है ना। पावर फैक्टर तो तुम्हारा वही रहेगा, आर अपॉन मॉड ऑफ जेड। बस यहाँ पर ये यहाँ पर हम मॉड वाला सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मूले में हम एक्चुअल में मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ओके। होपफुली सबको ये बात समझ में आ रही हो यार। अब तो देखो मैं यहाँ पर एलसीआर पैरेलल की बात कर रहा था, वो देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला तो वैसे मुझे पता है एलसीआर पैरेलल का, क्या होता है इसका इम्पीडेंस क्या आता है, तो याद करते हैं ऐसा कुछ आता है इम्पीडेंस। जो हमने निकाला था फेजर से, और फेजर से ये इम्पीडेंस निकालता है, ये हमेशा तुम्हारा क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड निकल के आता है। ये तो लिखा है जो आंसर मुझे पता है ना, उसको मैं निकालना है मुझे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सॉल्व कर रहा हूँ,
होपफुली शायद यही आंसर आता है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ZL हो गया J इंटू XL, ZC हो गया J इंटू XC, और ZR हो गया J इंटू, सॉरी सिर्फ R, और ये होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे अपना माइनस J इंटू XC, मतलब माइनस आयोटा इंटू XC, ये सब पता है हमें। तो 1/Z कितना होगा, तो होगा 1/ZL प्लस 1/ZC प्लस 1/ZR। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में है सारे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑर्डिनेटिंग मतलब सीखा था, ये हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1/आयोटा इंटू XL प्लस 1/-आयोटा इंटू XC प्लस 1/R, ये आ गया। तो 1/Z आ गया है 1/R प्लस, यहाँ पर अगर मैं 1/आयोटा ऐसे कॉमन निकालूं तो अंदर आएगा 1/XL माइनस 1/XC, याद आएगा ना? ये आ गया सिंपल सा। अच्छा देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मुझे यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। तो मैं इस वाले पार्ट में, और मुझे पता है कि फिर उसके लिए आयोटा ऊपर रहना चाहिए, तो मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो नीचे तो तुम्हारा क्या रहेगा, नीचे तो तुम्हारा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि हो गया तुम्हारा -1, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो माइनस आयोटा 1/XL माइनस 1/XC। इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से सीधे 1/mod(Z) निकालना हो तो आसान पड़ेगा। अगर इसका मुझे Z निकालना होता ना तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, वो भी मैं निकाल देता हूँ। 1/mod(Z) निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो 1/mod(Z) निकाला था ना, तो रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, का रूट भी तो आता है ना। यहाँ पर इसका रूट भी तो आता है ना, वो रूट भी आता है, वो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, लेकिन अगर मुझे Z निकालना हो, देखो ध्यान से सुनते हैं। Z निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो 1/Z तुम्हारा 1/R, और मुझे अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/आयोटा, ये होगा XC माइनस XL अपॉन XC इंटू XL, ऐसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू XC XL प्लस R इंटू XC माइनस XL अपॉन आयोटा इंटू R इंटू XC इंटू XL, ऐसा आएगा ना। ये आया तुम्हारा, तो यहाँ से Z कितना आएगा, तो Z आएगा तुम्हारा, ये ऊपर जाएगा, तो आयोटा इंटू R XC इंटू XL अपॉन ये आएगा R XC माइनस XL, और ये प्लस आयोटा इंटू XC इंटू XL। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ नीचे वाले पार्ट से मुझे आयोटा हटाना पड़ेगा, तो मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो रियल प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी, तो वो होगा रियल और माइनस, है ना। देखो इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आयोटा लिखा हो उसको तुम यहाँ माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो उसका कॉन्जुगेट होगा तुम्हारा R XC माइनस XL, ये माइनस आयोटा इंटू XC XL, ये ऊपर नीचे सेम लिखना होगा, तो R इंटू XC माइनस XL माइनस आयोटा इंटू XC इंटू XL ना। ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने लिखा है कि फॉर फाइंडिंग Z क्या मैथ्स करनी पड़ेगी। और तुम्हें फील होना चाहिए इतने मैथ्स यार यहाँ पे नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगी। नीट के एग्जाम में थोड़ी तुमसे एक ही सवाल पूछने वाला है, ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी तुम इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पार्ट पहले रियल पार्ट से होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयोटा इंटू R स्क्वायर इंटू XL XC इंटू XC माइनस XL, फिर उससे उल्टा होगा तो यहाँ पर माइनस, ये आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, तो ये प्लस कर देता हूँ, और बचेगा R XC स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर, ऊपर ये आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, लेकिन वो प्लस ही हो जाएगा ना, तो R XC माइनस XL का स्क्वायर और प्लस XC
इंटू एक्सएल का स्क्वायर ये आएगा। और इस टर्म को हम दोनों के साथ लिख सकते हैं सो दैट कि हम रियल पार्ट बता पाए। तो रियल पार्ट ये होगा, क्या होगा, आर एक्सी स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सी इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आर स्क्वायर इंटू एक्सी इंटू एक्सएल माइनस एक्सएल अपॉन ये जो नीचे लिखा है सेम टर्म आर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर एक्सी इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल आंसर, है ना, प्रॉपर तरीके से तो ये आंसर आएगा। तो जहां पर तो बोल सकते हो कि ये जो हमारा इम्पिडेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये भी देखा था कि एलसीआर पैरेलल में जो यहाँ रेजोनेंस होता है, एलसीआर पैरेलल में जो रेजोनेंस होता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब रेजोनेंस की बात होती है तो हम उसी सर्किट का में यहाँ रेजोनेंस हो सकता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक कंडीशन में, एक ही कंडीशन दिख रही है कि अगर एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी सीख रहे हैं कि वो सर्किट्स, ऐसी सर्किट्स में वो सर्किट्स ही यहाँ पे ये फिनोमेना शो करते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है। तो यहाँ पर अब कब 0 हो सकता है, जब एक्सी और एक्सएल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, जब देखो इस पूरे पार्ट को 0 करना है, हमें दिख रहा है इस पूरे पार्ट को, तुम कहीं पर भी कुछ भी कर लो, घूम फिर के सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एक्सी और एक्सएल इक्वल हुए तो ये पार्ट 0, तो ये पूरा पार्ट 0 है ना, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो 0। अच्छा, मैंने एक्सी और एक्सएल इक्वल किया तो यहाँ पर भी हमें वो चीज पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पुट करो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आर इंटू एक्सी स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर अपॉन एक्सी स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सी और स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर से अपना कट हो जाएगा, तो उसके उसका z कितना आएगा, r के इक्वल आएगा। वो तो हमने वहां पर देखा ही था, हमने वहां पर जब एक्सएल पहले सीखा था वहां पे देखा ही था। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, एक्सी और एक्सएल इक्वल होना चाहिए। उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने पर आ जाती है 1/√LC। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक से हम और भी सर्किट्स का क्या निकाल सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में सर्किट क्या होगा, यहाँ पर ये अपना रेजोनेंस करेगा, है ना। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूं मैं अभी, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जहां पर तुम्हें रेजोनेंट एंगल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। obtain the resonance angular frequency for the circuit shown in the figure। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें एक मैं मिक्स्ड ये सर्किट दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि इसकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और तुमने अब सीख लिया है कि अगर मैं इंपेडेंस निकालूं सर्किट का, तो इंपेडेंस में जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जो भी ओमेगा की वैल्यू के 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ओमेगा की जो भी वैल्यू के 0 हो जाए, उस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंपेडेंस निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर देंगे, और वो जिस भी ओमेगा की वैल्यू के 0 होगा तो हमें साफ साफ ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी मैथ्स अगर अच्छी है तो तुम, है ना, तुम्हें इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम थोड़ा सा यहाँ पर पहले भी सोच सकते हो, इतना काम तुम कर सकते हो ना। तो पहले तो मुझे ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा सीरीज में। तो मान लेते हैं ये Z1 आया
आएगा ZL प्लस ZR, मतलब कि R प्लस आयोटा XL। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पहला स्टेप हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल Z निकालना है, तो ये आएगा 1/Z। तो ये और ये दोनों अब आ जाएंगे ऐसे पैरेलल में। 1/Z इज इक्वल टू 1/ZC प्लस 1/Z1। तो 1/Z आ जाएगा तुम्हारा 1/ZC, तो माइनस आयोटा XC प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1/R प्लस आयोटा XL। इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा। 1/Z आ जाएगा R प्लस आयोटा XL, ये वहां जाएगा तो इसलिए ये माइनस आयोटा XC अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो R प्लस आयोटा XL इंटू माइनस आयोटा XC। ओके, सॉल्व करना है मुझे, तो 1/Z इज इक्वल टू R आयोटा XL माइनस आयोटा XC अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? +1 हो जाता है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा XL इंटू XC और माइनस आयोटा इंटू RXC। तो यहाँ से अपना ये Z कितना आएगा? तो ये चला जाएगा ऊपर, तो XL इंटू XC माइनस आयोटा RXC अपॉन ये हो जाएगा R प्लस आयोटा XL माइनस XC। ठीक है, Z आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके कॉन्जुगेट से, है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो Z आ जाएगा तुम्हारा XL इंटू XC माइनस आयोटा RXC अपॉन R प्लस आयोटा XL माइनस XC इंटू R माइनस आयोटा XL माइनस XC अपॉन R माइनस आयोटा XL माइनस XC। ओके, तो नीचे तो आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल था, तो a स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा। ऊपर क्या आएगा? बचेगा तो ये इंटू ये, तो R इंटू XL इंटू XC और माइनस ये इंटू ये, तो माइनस आयोटा इंटू XL माइनस XC इंटू XL इंटू XC, फिर ये इंटू ये, तो माइनस आयोटा इंटू R XL नहीं R स्क्वायर लगेगा ना, R स्क्वायर इंटू XC, फिर ये करेंगे तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो R XC XL माइनस XC। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर रियल पार्ट अलग लिखूं तो ये दोनों मिलके रियल पार्ट का पार्ट बनेंगे, तो R XL XC माइनस R XC XL माइनस XC अपॉन ये पार्ट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो ये माइनस आयोटा मैंने ऐसे बाहर निकाला, तो ऊपर बचेगा XL माइनस XC इंटू XL XC प्लस R इंटू XC अपॉन ये आएगा तुम्हारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर मुझे रेजोनेंस के लिए फाइंड करना है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि XL और XC को इक्वल करके 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने XL और XC 0 किया, इक्वल किया, तो ये पार्ट 0 होगा, तो सिर्फ ये पार्ट 0 होगा, लेकिन ये बचेगा, और इसमें से सिर्फ ये पार्ट 0 होगा लेकिन ये बचेगा। तो इसमें दिख रहा है कि पूरा इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता। तो अब दो कंडीशंस है, या तो पूरा ऊपर वाला अपना पार्ट 0 हो या नीचे वाला पार्ट 0 हो। पर नीचे वाला पार्ट 0 अब कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये दो नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो ये तुम्हें पता है कि भाई रेजिस्टेंस हमेशा रियल होगा, ये R की वैल्यू तो हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो नीचे वाला पार्ट तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है तो ये पार्ट 0 करना है। और वैसे भी हम नीचे वाले पार्ट को 0 इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि यहाँ पर ये 0 हुआ तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो हमें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है, इन्फिनिटी नहीं करना है। तो बेसिकली अगर ये पार्ट को 0 करना है तो ये पूरा पार्ट 0 होना चाहिए। इतना सिंपल तो दिखा नहीं, इसलिए हमने ऐसा सोचा कि पूरा पार्ट 0 होना चाहिए। तो टू obtain resonance angular frequency, imaginary part of Z should be 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट को 0 होना है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, therefore we can say that कि XL minus XC into XL into XC plus R XC should be equal to 0, ये बोल सकते हैं ना। इसको मुझे अब सॉल्व करना है तो ये पार्ट वहां भेज देंगे, तो R into XC इज इक्वल टू, जब वहां भेज देंगे तो अपना नेगेटिव साइन आएगा तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो XC minus XL into क्या होगा XL into XC, तो XC से देखो XC अपना कट गया, तो सॉल्व करते हैं और ओमेगा निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C, और ये तुम्हारी जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वही निकालना है, इंटू ओमेगा L इंटू ओमेगा नॉट L। तो यहाँ से अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या, ये कुछ क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन बनने वाली है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर, तो R इज इक्वल टू, इसको अंदर भेज दूंगा, तो L बाई सी माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा ना। तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर आने वाला है L बाई सी माइनस R, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा L माइनस आर सी अपॉन L स्क्वायर सी, ऐसा। तो ओमेगा नॉट आ जाएगा तुम्हारा रूट ओवर L माइनस आर सी अपॉन L स्क्वायर सी, तो ये आ गया 1 अपॉन L इंटू रूट ओवर L माइनस आर इंटू सी अपॉन सी। ये आ जाएगी तुम्हारी सर्किट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जब सर्किट तुम्हारा क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। होपफुली सबको ये समझ में आया ना। यहाँ पर कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो मैंने क्या मिस्टेक की, जब मैंने आयोटा कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर बच रहा है, क्या बच रहा है, ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा और स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, ऐसा। तो उसको आंसर के फॉर्म में अरेंज करना चाहता हूँ मैं, तो उसको अंदर भेज रहा हूँ, तो L अपॉन L स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर इंटू सी अपॉन L स्क्वायर सी, ऐसा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस फॉर्म में आंसर देखते हैं 1 अपॉन एल सी और माइनस, हाँ ये अब मैच कर रहा है, हाँ, तो मतलब ये अपना आंसर अब सही है, ये आंसर सही है क्योंकि आंसर इस फॉर्म में दिया है, तो इसी को हम इस फॉर्म में अरेंज भी कर सकते हैं, ऐसे सजावट में कर सकते हैं। बस यहाँ पे इनको आर स्क्वायर लिखा है, तो बस ये नोट करने में गलती हुई है, मैथमेटिकल मिस्टेक। बाकी होपफुली सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, सारी फील अच्छे से आ गई होगी। तो अब आते हैं हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट वाले पार्ट में। इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ। लास्ट वाला पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ध्यान रखना है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से एलसीआर सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से एलसीआर सीरीज का। ध्यान दो, एलसीआर सीरीज का मैंने जो सॉल्यूशन है एनालिटिकल मेथड से भी किया था, ठीक है, याद करो, और फेजर मेथड से भी किया था एलसीआर सीरीज का। तो अभी मैं एलसीआर सीरीज का किससे करने वाला हूँ सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर अब कैसे यूज हो रहा है, कैसे, तो वो मैं करने वाला हूँ और फिर आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
स्पेसिफिकेशन बनाता हूँ। ये तुम्हारा LC R सर्किट दिया है। अगर मान लेते हैं कि अब किसी इंस्टेंट पे सोर्स का वोल्टेज V है, उस इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज VL है, इसके अक्रॉस VC, इसके अक्रॉस VR है, उस इंस्टेंट पे करंट I फ्लो कर रही है, उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर में चार्ज Q स्टोर हुआ है, उस इंस्टेंट पे हम किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये मेरा एट एनी इंस्टेंट है। तुम्हें पता है कि एट एनी इंस्टेंट के तुम्हारे किरचॉफ्स के लॉज वैलिड होते हैं, और यहाँ पे हम इंस्टेंट की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे यूजिंग KVL किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, वी कैन राइट कि भाई V तुम्हारा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा VL प्लस VC प्लस VR के। अच्छा, यहाँ पर तुम ये बोल सकते हो VL जो होगा वो होगा L di/dt उस इंस्टेंट पे। VC क्या होगा, VC होगा Q/C, और Q को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I dt, बोल सकते हैं ना, Q को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये मेरे करंट का सिंबल ये कैपिटल आई है, आगे समझ लेना, तो ऐसा बोल सकते हैं। और VR बोल सकते हैं I into R, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये पुटिंग वैल्यूज, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है इन वन। फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट करूं तो वी आर गोइंग टू गेट कि भाई V इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा L di/dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन C प्लस I into R। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। देखो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी फिर से वही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। ओके, तो लेट द वैल्यू ऑफ VV, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेट V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा t। ठीक है, मान लिया कि V मेरा क्या है, V0 cos ओमेगा t है, ये हमने अज्यूम कर लिया फंक्शन है ना। फिर हम लोग I की बात करेंगे कि I कितना होगा। तो यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर cos अज्यूम किया है, एकदम दिमाग लगा के, क्योंकि cos वाला पार्ट ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है ना, इसलिए। सो V can be written as in complex form V is equal to V0, इसको बोल सकते हैं e के पावर आयोटा ओमेगा t, यहाँ पर थीटा है तो आयोटा ओमेगा t है ना, और V बेसिकली है क्या, फिर इसको ये जो पार्ट है इसका हमें कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ रियल पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है तुम्हें, रियल पार्ट, ये हमें पता है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये जो सेकंड मान लेते हैं और ये थर्ड मान लिया, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि L di/dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन C प्लस I into R इज इक्वल टू V0 e की पावर आयोटा ओमेगा t, ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम सेकंड थर्ड। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका रियल पार्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर क्या सिंपल सी चीज है। तो मैंने बोला था कि अगर मैंने यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखा हो, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को अगर नहीं आता तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। और मैं पूछूं कि इसको अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट कितना, तो इसका रियल पार्ट तुम cos ओमेगा t बोलोगे ना, सिंपल सा। तो ऐसा बोलने में कोई है ना बुराई नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड को यहाँ पर ये चीज अब कॉम्प्लेक्स कर लिया है ना, कॉम्प्लेक्स कर लिया। तो अगर राइट हैंड साइड अपनी कॉम्प्लेक्स है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो एक्सप्रेसिंग ये करंट I इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स करंट, और कॉम्प्लेक्स करंट का सिंबल मैं क्या ले रहा हूँ, स्मॉल I ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, स्मॉल I, क्योंकि अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स करंट के फॉर्म में स्मॉल I, तो बस ये अब हर जगह यहाँ पर मुझे स्मॉल I रखना पड़ेगा। स्मॉल I क्या है मेरा, स्मॉल I मैंने यहाँ पर ले लिया कि स्मॉल I इज अवर कॉम्प्लेक्स करंट बेसिकली है।
तो कॉम्प्लेक्स करंट, अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है कि राइट हैंड साइड तुम्हारा एक हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन मतलब कि अपना साइन या कॉस का फंक्शन देखो, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इस फॉर्मेट का रियल पार्ट है, तो एक कॉस का फंक्शन है, तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड भी एक हार्मोनिक फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, इन सब का सम, क्योंकि इन सब का सम क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन आ रहा है, सिंपल सा इन सब का सम क्या आ रहा है, एक हार्मोनिक फंक्शन आ रहा है। तो ये लिख लेता हूँ उसको मैं यहाँ पर कि पूरा स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर बोला है, ऑन दी राइट हैंड साइड, ऑन दी राइट हैंड साइड there is a harmonic function, on the right hand side there is a harmonic function of time, hence the complex current, hence the complex current I would also be a हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, वो भी हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए ये टाइम का, ऑफ टाइम। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको मान लो 4, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 कैन बी written as, कैसे लिख सकते हैं, तो I कॉम्प्लेक्स करंट इज इक्वल टू I नॉट e की पावर आयोटा ओमेगा टी है ना, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट e की पावर आयोटा टी, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब मैं निकालता हूँ वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी और निकालता हूँ उसकी वैल्यू। नाउ डी आई बाई डी टी क्या आएगा तुम्हारा, तो वो आएगा तुम्हारा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, उसका सॉल्यूशन आएगा आई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा, है ना। तो ये अरेंज कर दो उसको अच्छे से, ये सजा दो, तो आयोटा ओमेगा आई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये आ गया तुम्हारा इसका पार्ट। और इसका पार्ट कितना आया, उसको मॉल बोल देते हैं, ये फिफ्थ वाला आया ना, नहीं ये मान लेते हैं, ये तुम्हारा फिफ्थ है, ये सिक्स मान लेता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कितना आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा ई के पावर आयोटा, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट ई के पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू डी टी, तो ये आएगा आई नॉट इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी अपॉन आयोटा ओमेगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन किया है मैंने। और इसमें अगर मुझे आयोटा ऊपर भेजना हो तो तुम्हें पता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो वो तो यहाँ पर हमें पता है कि ये अपना यहाँ पर कि ये बेसिकली 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, वो होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा टी, ये हो जाएगा 7th इक्वेशन। तो अब मैं 5, 6 और 7 को 4 में पुट कर रहा हूँ, तो ये पार्ट में रब कर देना, तो भाई ये पार्ट में रब करना, इसको नोट कर लेना सब लोग। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पुटिंग 5, 6 and 7 in 4 में मैं ये सारी की सारी 5, 6 वाली वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L डी आई बाई डी टी तुम्हारा क्या वो है आयोटा ओमेगा आई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का मतलब क्या, तो वहाँ पर देखो ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव आयोटा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी, इसका सी है और ये ओमेगा है, मैंने एक साथ कर दिया है, इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और प्लस आई क्या है, आई है तुम्हारा आई नॉट ई की पावर आई नॉट आर कर देते हैं साथ में, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और राइट हैंड साइड क्या है वी नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा पोर्शन हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या आ रहा है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर ये ध्यान देते हैं, ये पूरा का पूरा आ रहा है
आयोटा ओमेगा एल, आई नॉट मैंने ऐसे कॉमन लिया, माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी ना, प्लस आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू क्या आया, वी नॉट आया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मुझे आई नॉट निकालना तो क्या आएगा तुम्हारा, आई नॉट इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा वी अपॉन वी नॉट अपॉन आर प्लस आयोटा, इसको बोलता हूँ एक्सेल, और 1 अपॉन ओमेगा सी होता है एक्सी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये लिख दिया है ना, एक्सेल और एक्सी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो substituting this value of I naught in phi, तो फाइनली मुझे कॉम्प्लेक्स अब करंट की क्या दी वैल्यू, तो I इक्वल टू आई नॉट मतलब कि वी नॉट अपॉन आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्सी इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स ये वोल्टेज। तो आई इज इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स करंट, अब ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स वोल्टेज अपॉन आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये कॉम्प्लेक्स करंट, अभी देखो स्मॉल आई सिंबल में कॉम्प्लेक्स करंट, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज, और ये फिर पूरा इंपेडेंस होना चाहिए, पूरा तुम्हारा क्या होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो पूरा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस, इंपेडेंस बोलते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ से आयोटा आ गया ना आंसर में, है ना, इंपेडेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये मेरा जेड है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, इंपेडेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया यहाँ पर, ये समझ में आ सकता है। इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे और चीजें बस थोड़ी सी बतानी है, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ यही से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो मैंने इंपेडेंस लिखा है ना, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, आर प्लस आयोटा एक्सएल प्लस माइनस आयोटा एक्सी। तो ये से दिख रहा है कि भाई इसको हम लोग बोल सकते हैं इंपेडेंस ऑफ आर, इसको बोल सकते हैं इंपेडेंस ऑफ एल, इसको बोल सकते हैं इंपेडेंस ऑफ सी। और यही से हमें दिख रहा है कि ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सीरीज में जुड़े हैं, तो ऑब्वियस तक हमने सीरीज में जोड़े रखा है, तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और इन सब के फॉर्मूले भी प्रूव हो रहे हैं कि ZL क्या है, ZC क्या है ना, ये भी हमें दिख रहा है। पर अभी ये सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है पूरा, क्योंकि अभी भी ये सब इसमें आई और वी सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ना, तो उसको हम लोग अभी पूरा थोड़ी सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो इसका रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो नाउ ये पुटिंग z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इनटू e की पावर आयोटा फाई, आयोटा फाई, तो फाई मैंने कुछ ऐसा एक अपना एक एंगल मान लिया, एक फेज मान लिया है ना, लेकिन वो चीज मुझे पता ही ना, अभी वो अननोन चीज है ना, इसलिए तो फाई मैंने ऐसे फेज मान लिया। फाई हम लोग इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाई को दिखा भी सकते हैं हम लोग ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन दिखा भी सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट आई कॉम्प्लेक्स करंट इज इक्वल टू वी कॉम्प्लेक्स वोल्टेज, है ना, वी का क्या तुम्हारा वी तुम्हारा इनफैक्ट ये है ना कॉम्प्लेक्स वोल्टेज अपॉन ये आएगा तुम्हारा, यहाँ पे जैसे z लिखा है, ये z लिखा है तो उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इनटू e की पावर आयोटा फाई, आयोटा फाई वाला ऊपर जाएगा तो v नॉट अपॉन मॉड ऑफ z इनटू e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई। क्या है समझ में? अब अगर मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए, इसका मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, तो ये चीज तो तुम्हें एक्सपैंड करनी आती है ना, तो ये होगा तुम्हारा एक्सपेंशन के साथ ये कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और मुझे पता है कि अब मुझे आई चाहिए, तो आई मतलब कि जो मेरी यहाँ करंट है वो क्या है, वो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स करंट, कॉम्प्लेक्स करंट का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट तो सिर्फ ये होगा ना, ये अंदर भेज देंगे
तो ये इंटू ये मेरा रियल पार्ट है, तो आई आ गया मेरा वी नॉट अपॉन जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ये आ गया मेरा आई की वैल्यू। और ये फाइव क्या है तुम्हारा, फाइव क्या है, तो फाइव तुम्हारा जो हमने z लिखा था, z क्या लिखा था r प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाता हूँ, ये r होता है और ये अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव ऊपर रहता है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये अपना z आया, तो ये मैंने फाइव लिया हुआ है, तो फाइव क्या है यहाँ पे, तो वो tan फाइव आ रहा है तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन r, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैंने वोल्टेज की इक्वेशन क्या लेके चली थी, तो वोल्टेज की इक्वेशन ये लेके चली थी ना, और करंट की इक्वेशन ये आ रही है ना, करंट की इक्वेशन ये आ रही है, तो करंट की इक्वेशन क्या कर रही है भाई, फाइव से लैग कर रही है, तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज फाइव से लीड कर रहा है। तो वो देखो याद करो, जब एक्सएल माइनस एक्सी को मैंने पॉजिटिव लिया था, एक्सएल बड़ा एक्सी क्या है पॉजिटिव लिया, तो तुम्हारा वोल्टेज यहाँ लीड ही कर रहा था, तो वोल्टेज अभी भी देखो लीड ही कर रहा है करंट से, कुछ भी यहाँ नई चीज नहीं है। जो मेरा फेजर से आंसर आया वही देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव कर दिया, और यहाँ से ये मैंने एक सॉल्यूशन दिखाया है ना। अब हर सर्किट पे ऐसा करने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, बस एक सर्किट पे मैंने ये दिखाया है कि थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है, फील आ जाए कि मैथमेटिकली हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं अगर हमारी मैथ स्ट्रांग हो, तो ये सिर्फ फील देने के लिए है सब कुछ। और ये वाला फाइनल आंसर, इसको बोल सकते हैं आई नॉट। आई नॉट का फॉर्मूला क्या है, देखो आई नॉट का फॉर्मूला आया है वी नॉट अपॉन मॉड ऑफ जेड। ध्यान रखना जो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बात कर रहे हैं तो वी नॉट अपॉन मॉड ऑफ जेड, या फिर आई आर एस क्या होगा, वो होगा वी आर एस अपॉन मॉड ऑफ जेड। यहाँ जेड नहीं मॉड ऑफ जेड आ रहा है, क्यों आ रहा है देखो, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो होपफुली सबको ये चैप्टर्स यहाँ समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आज के दिन हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग अगली क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है तुम्हारा EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी होगा। तो अगली क्लास में मिलता है।